Hi again, I hope you are doing great. And in this video, we will start with chapter number 6, that is adjudication, prosecution, offenses, and penalties. So, without wasting any time, let's get started. स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 6, इसमें सबसे पहले आपको बेसिक कुछ टर्म्स जो है वो ध्यान में रखना है, उनका जो मीनिंग है वो ध्यान में रखना है अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन में बोला है इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्टिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्रिमिनल चार्ज। उसके बाद एडजुडिकेशन इज अ फॉर्मल जजमेंट ऑन अ डिस्प्यूटेड मैटर। ऑफेंसेस में अ ब्रीच ऑफ अ लॉ और रूल। पेनल्टी का मतलब अ पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट। एंड डिफॉल्ट का मतलब फेलियर टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन। ये जो है इनका मतलब आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में इसमें आता है एक पॉइंट कि कंपनीज एक्ट जो है वो सिविल इन नेचर है या क्रिमिनल इन नेचर है। तो बोला गया है कि दोनों का मिक्सचर है बट इंक्लाइंड है टुवर्ड्स क्रिमिनल। उसके बाद कैसे सिविल नेचर या क्रिमिनल नेचर के नॉन कंप्लायंस है वो आइडेंटिफाई करेंगे, तो लैंग्वेज के बेसिस पे ऑफ द एक्ट। अगर लिखा है कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस जो है वो लाइबल टू पेनल्टीज है तो वो सिविल नेचर का है। अगर लिखा है कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है विद फाइन एंड और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, तो वो क्रिमिनल नेचर का है। उसके बाद जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट दिया है। जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट में बोला है कि क्रिमिनल जो भी ऑफेंसेस हैं उसमें जो एडजुडिकेशन है वो स्पेशल कोर्ट करेगा, और कौन से स्पेशली जो भी नॉन कंपाउंडेबल वाले हैं, और कंपाउंडिंग वाले जितने भी ऑफेंसेस होंगे उस केस में केस जो है वो जाएगा आरडी और एनसीएलटी के पास। एंड सिविल में एडजुडिकेशन जो है वो आरओसी करेगा। आरओसी के डिसीजन के खिलाफ अपील हम कर सकते हैं आरडी के सामने। और कंपाउंडिंग जो है उस केस में एप्लीकेशन आरओसी को देनी है, और आरओसी जो है वो अपनी रिपोर्ट बना करके एप्लीकेशन और रिपोर्ट जो है वो किसको देगा, आरडी और एनसीएलटी को फॉरवर्ड करेगा। तो ये जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट में आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि सिविल डिफॉल्ट्स जो है उसके 35 इंस्टांसेस हैं, और 16 जो है वो डीक्रिमिनलाइज करे गए। तो कंपनीज जो अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, ठीक है, उसने 16 जो है वो डीक्रिमिनलाइज कर दिए थे, और 2020 में जो एक्ट आया उसने भी कुछ ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करा है। तो ये जो नंबर है ये हो सकता है कि अभी बदल गया हो, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको ये अभी एग्जाम के पर्पज से तो याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में क्या सिविल डिफॉल्ट में सिर्फ पेनल्टी लगती है, ये एक पॉइंट वहां पर दिया है कि सिविल डिफॉल्ट के अंदर सिर्फ पेनल्टी लगती है या कुछ और भी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। तो उसमें ये बोला है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ पेनल्टी लगती है। एक्ट कंटेन्स प्रोविजन प्रोवाइडिंग फॉर मेकिंग गुड द लॉस और डैमेजेस सफर्ड बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ कोई भी एक्शन या ओमिशन। तो उसमें पेनल्टी तो है ही, साथ साथ में ये भी बोला गया है कि अगर किसी पर्सन को लॉस होता है या उसको डैमेजेस सफर करने पड़ते हैं ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्शन और ओमिशन, तो वो भी जो है उसकी भरपाई जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये भी एक्ट के अंदर जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद में इसमें एग्जाम्पल जो है वो लिखे हुए कि सेक्शन नंबर 35 अगर देखें तो सेक्शन नंबर 35 इज रिलेटेड टू सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो वहां पे आपको जो भी पर्सन का नुकसान होता है उसकी भरपाई करनी पड़ती है, जो भी डैमेजेस होते हैं उसके लिए आप लाइबल हो जाते हो। देन सेक्शन 147 सबसेक्शन 3 जिसमें सिविल लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर फॉर मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट। अगर उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे दिया और उसके कारण किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाता है, तो फिर ऑडिटर जो है वो उस नुकसान की भरपाई करता है। तो पेनल्टी तो है ही, साथ में आपको जो भी लॉस या डैमेज सफर कराए किसी भी पर्सन ने ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्शन और ओमिशन, उसको जो है सही भी करना पड़ सकता है। उसके बाद इसमें दूसरी चीज है इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस इन एलिजिबिलिटी और विड्रॉवल ऑफ बेनिफिट्स इन एडिशन टू पेनल्टी। जैसे कि एग्जांपल पे अगर आप डिफॉल्ट करते हो इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137, तो इससे जो भी प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशंस अवेलेबल है वो विड्रॉ कर लिए जाते हैं। देन उसके बाद कंपनी जो है वो इनएलिजिबल हो जाती है टू अंडरटेक बायबैक ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के। और उसके बाद में एक और इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी एज इनएक्टिव कंपनी। कंपनी को क्लासिफाई कर दिया जाता है इनएक्टिव कंपनी। तो पेनल्टी के साथ साथ दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है वो हो सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपको इसी तरीके से जो है वो पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो ये आप इसके अंदर ध्यान रखोगे। उसके बाद में इसमें टॉपिक दिया है एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज का। एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 454 रीड अलोंग विद कंपनी एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज रूल्स 2014। इसमें अथॉरिटी कौन है, आरओसी।
ऑब्लिगेशन ऑफ आरओसी क्या है कि उसको ROOBH यानी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है टू द कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट बिफोर इंपोजिंग पेनल्टी। पेनल्टी इंपोज करने के पहले उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद अपील के केस में बोला पर्सन अग्रीव्ड में अपील टू कंसर्न रीजनल डायरेक्टर। जो भी पर्सन अग्रीव्ड है वो किसके पास अपील करेगा? वो अपील करेगा जो रीजनल डायरेक्टर है उसके पास में। ठीक है, कितने टाइम में करना है उसको? ये विद इन 60 डेज। एंड आरडी का जो ऑर्डर होगा उस अपील के ऊपर वो फाइनल और बाइंडिंग होगा। फाइनल और बाइंडिंग का मतलब कि आप आरडी के ऑर्डर के अगेंस्ट आगे अपील नहीं कर सकते हो। तो आरडी का ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। तो अपील कहां हो सकती है? जो भी पर्सन अग्रीव्ड है वो अपील कर सकता है टू द कंसर्न आरडी विद इन 60 डेज। एंड आरडी का जो भी ऑर्डर पास होगा इस रिस्पेक्ट में वो फाइनल और बाइंडिंग होने वाला है। उसके बाद ऑर्डर जो है वो आरडी पास करेगा जैसा कि उसको सही लगता है, आरडी डीम्स फिट। एंड अगर फेलियर हो जाता है टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, अगर आप फेल हो जाते हो ऑर्डर से कंप्लाई करने में, कितने टाइम में? विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ द ऑर्डर। तो कंपनी जो है उसके ऊपर पनिशमेंट जो है वो लगेगा फाइन के रूप में। फाइन कितना है? 25,000 से 5 लाख का। एंड जो भी एनी अदर पर्सन या ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 मंथ्स का, या फाइन लग सकता है 25,000 से 1 लाख का, या दोनों चीजें भी हो सकती है। तो ये इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकता है? वो ऑर्डर पास करके इंपोज कर सकता है पेनल्टी ऑन द कंपनी, कोई भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट या एनी अदर पर्सन स्टेटिंग नॉन कंप्लायंस और डिफॉल्ट। एंड डायरेक्ट कर सकता है टू रेक्टिफाई सच डिफॉल्ट वेयर एवर ही कंसिडर्स फिट। तो एओ ऑर्डर पास करके पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है नॉन कंप्लायंस के लिए, और डायरेक्ट भी कर सकता है कि आपने जो भी गलत काम करा है आप उसको रेक्टिफाई करो। उसके बाद में इसमें एक पॉइंट दिया है पेनल्टीज फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट। अगर बार बार आप डिफॉल्ट करते हो तो उस केस में कैसे हम पेनल्टी लगाएंगे? 454 कैपिटल ए। 454 कैपिटल ए में ये बोला है कि अगर कंपनी, ओआईडी या कोई भी दूसरा पर्सन कमिट करता है सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इंपोजिंग द पेनल्टी पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या रीजनल डायरेक्टर। तो जो पहले वाले डिफॉल्ट में आपने गलत काम करा था उसका जो ऑर्डर हमने पास करा था इंपोजिंग पेनल्टी, वहां से अगर आप 3 साल के अंदर अंदर दोबारा से वही डिफॉल्ट करते हो उस केस में आप लायबल हो जाओगे टू 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी फॉर सच डिफॉल्ट। यहां पे आपको याद रखना है 2 टाइम्स किसका हो जाएगा? उस पेनल्टी का नहीं जो पिछली बार आपके ऊपर लगाई गई थी, उस पेनल्टी का जो एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। तो हो सकता है कि एक्ट के अंदर मान लो 100 रुपए प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, लेकिन पिछली बार जो है वो हमने आपके ऊपर 150 जो है फाइन लगाया था। लेट्स से 100 इज मिनिमम, राइट? तो अगर 100 मिनिमम है, हमने आपके ऊपर 150 लगाया था लास्ट टाइम, तो इस केस में क्या 300 हो जाएगा? नहीं, प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी का 2 टाइम है। एक्चुअल पेनल्टी जो इंपोज करी गई थी उसका 2 टाइम नहीं है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा ही एक और सेक्शन आएगा आगे 451 करके एक सेक्शन है। 451 में लिखा है कि पनिशमेंट फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट। 454 ए में लिखा है पेनल्टीज फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट। 451 में लिखा है पनिशमेंट फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट। और उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पे सिर्फ कंपनी और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है वही कवर है, एनी अदर पर्सन जो है वो वहां पे कवर नहीं है। तो एनी अदर पर्सन जो है वो वहां पर कवर उन्होंने नहीं करे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम 451 पे ही जा रहे हैं इसके बाद, जिससे कि एक बार प्रॉपर लिंकिंग जो है वो हो जाए। ये जो मैंने बोला इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि फर्स्ट डिफॉल्ट में जो पेनल्टी लगाई गई है उसका 2 टाइम्स नहीं है, ये 2 टाइम्स आपको लेना है जो पेनल्टी उस डिफॉल्ट के लिए एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, 451 जो है एक बार पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज वो इस सेक्शन के साथ जो है वो लिंक्ड है। 451 में इन्होंने ये बोला है, 451 यहाँ पर आपको दिखेगा 451 गिरा। 451 में बोला है सेम है एज 454 कैपिटल ए। ठीक है, बस पेनल्टी को सब्सटीट्यूट करना है आपको किससे? 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फाइन और इंप्रिजनमेंट से। और ये सिर्फ कंपनी और ऑफिसर ऑफ कंपनी के लिए, नॉट एनी अदर पर्सन। ठीक है, एंड इसमें आपको ध्यान ये एक और चीज का रखना है कि स्पेशल कोर्ट, आरओसी, एनसीएलटी, आरडी कोई भी जो है इसके अंदर ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हैं। वहां पे तो हमने देखा कि जो भी आपका एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, वो पास करता है। बट यहाँ पे स्पेशल कोर्ट, आरओसी, एनसीएलटी, आरडी जो है वो कोई भी पास कर सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो सिर्फ अमाउंट ऑफ फाइन है वो 2 टाइम हो जाता है, इम्प्रिजनमेंट जो है वो डबल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर एक ये भी गलती होती है कि हमको लगता है कि दोनों ही चीजें डबल हो जाएंगी लैंग्वेज जो वहां पर लिखी है उसके उसको पढ़ने पे, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ फाइन का अमाउंट डबल होता है, जो इम्प्रिजनमेंट है वो तो वैसे ही जो प्रिस्क्राइब्ड है वही रहती है, तो उसका उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। चलो, हमने लिंक कर लिया था सेक्शन नंबर 451 और 454 कैपिटल ए को।
अब उसके बाद में इसमें दिया है कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में दिया है नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर डायरेक्शन ऑफ द सीजी एनसीएलटी आरडी आरओसी, डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन रिकॉर्ड्स इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, then default on account of non-disclosure of interest of persons to the company, default related to certain corporate governance norms, default involving substantial violations which may affect the going concern of the company, default related to liquidation proceedings, and default not specifically punishable under any provision but through omnibus clause. ये omnibus clause क्या है? सेक्शन नंबर 450 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसके अंदर ये लिखा है कि जिन भी ऑफेंसेस के लिए सेपरेट पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करा गया एक्ट के अंदर, उस केस में कितना पनिशमेंट जो है वो इम्पोज करा जाएगा। तो वो जो क्लॉज है उसको बोलते हैं ओमनीबस क्लॉज। तो उसमें जितने भी डिफॉल्ट्स आपके कवर है वो सब भी कंपाउंडेबल हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। उसके बाद नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन कौन से हैं? तो जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में फ्रॉड कवर है 447 के अंदर जितने भी ऑफेंसेस आपके हैं वो सब नॉन कंपाउंडेबल है। उसके बाद इसमें दिया सेक्शन नंबर 439। सेक्शन नंबर 439 में बोला है कि सबसेक्शन 1 में बोला है एवरी ऑफेंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एक्सेप्ट द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन नंबर 212 सबसेक्शन 6। और 212 सबसेक्शन 6 में कौन से ऑफेंसेस है? जिनकी इन्वेस्टिगेशन एसएफआईओ को दी जाती है, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे? नॉन कॉग्निजेबल हो जाएंगे। उसके बाद सबसेक्शन 2 में लिखा है कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा ऑफेंस का कमिटेड बाय एनी कंपनी या ऑफिसर एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ, यानी जब ये लोग जिनको यहाँ पे स्पेसिफाई करा गया है, जब ये लोग कंप्लेंट करेंगे तो ही उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाएगा जो कंपनी या उसके ऑफिसर ने कमिट करा है। अगर इनके अलावा कोई और कंप्लेंट करता है तो कॉग्निजेंस जो कोर्ट है वो नहीं लेगा। तो कोर्ट शेल नॉट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय एनी कंपनी या ऑफिसर एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द आरओसी, कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी मेंबर या कोई भी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें एक प्रोवाइजो है जिसमें बोला है कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफेंस का रिलेटेड टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन कंप्लेंट इन राइटिंग बाय पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां पे वो 5th पॉइंट ऐड कर दिया, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी। पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी की कंप्लेंट पे भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, लेकिन वो जो ऑफेंस है वो रिलेटेड किससे होना चाहिए? इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी से एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड से। ठीक है, उसके बाद में सबसेक्शन 2 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है ऑन प्रोसिक्यूशन बाय कंपनी ऑफ इट्स ऑफिसर। अगर कंपनी खुद अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर रही है तो उस केस में सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कोर्ट उस केस में कॉग्निजेंस ले सकता है दो कंप्लेंट जो है वो आपको आरओसी, शेयर होल्डर या कोई भी मेंबर या पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी या पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी की तरफ से नहीं मिली है। क्योंकि यहाँ तो कंपनी खुद अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट क्या कर रही है? प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर रही है, तो कंपनी खुद ही कंप्लेनेंट है। तो उस केस में कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है। ठीक है, सबसेक्शन 3 में लिखा है प्रेजेंस ऑफ आरओसी और पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी, ठीक है, इज नॉट नेसेसरी अंडर द अनलेस दी कोर्ट रिक्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोर्ट को लगता है तो ही पर्सनली प्रेजेंट होने की जरूरत है आरओसी को या उस पर्सन को जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज करा है, अदरवाइज उनको पर्सनली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। और सबसेक्शन 4 में लिखा है कि जो सबसेक्शन 2 की बात है वो एप्लीकेबल नहीं होगी लिक्विडेटर के ऊपर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस रिलेटेड टू वाइंडिंग अप। ऐसा क्यों? बिकॉज लिक्विडेटर जो होता है आप उसको ऑफिसर ऑफ द कंपनी नहीं मानते हो। तो क्योंकि सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा है कि सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा उन ऑफेंसेस के लिए जो किसने करा हो? कंपनी ने करे हो या फिर ऑफिसर ने करे हो। और अगर हम लिक्विडेटर को ऑफिसर ट्रीट ही नहीं करते हैं तो जो सबसेक्शन 2 में बात लिखी है वो लिक्विडेटर ने जो भी ऑफेंस करे होंगे रिलेटेड टू वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये आपको 439 में 4 सबसेक्शन जो है वो याद रखने हैं। उसके बाद में सेक्शन नंबर 440 इसमें दिया है जिसमें बोला है जितने भी ऑफेंसेस ट्राइबल है बाय द स्पेशल कोर्ट उनको ट्राई करा जा सकता है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जब तक कि स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं कर दी जाती। ये प्रोविजन से जो हाई कोर्ट की पावर है ऑफ ट्रांसफरिंग द केसेस बिटवीन बेंचेस ऑफ स्पेशल कोर्ट, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं होगी। तो अगर हाई कोर्ट चाहे तो अभी भी ट्रांसफर केस वगैरह कर सकता है बिटवीन कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब इतना रेलेवेंट नहीं है ये वाला सेक्शन, ठीक है, बिकॉज ये तब की बात थी जब स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं करी गई थी। उसके बाद कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो कि कौन से वाले हैं? 212 सबसेक्शन 6 वाले, एसएफआईओ वाले। इसमें बोला है कि 212 सबसेक्शन 6 कवर दी ऑफेंसेस जो रेफर करे गए अंडर 447 एंड जो अक्यूज्ड है उसको बेल नहीं दी जाएगी अनलेस
पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी दी गई हो टू अपोज द एप्लीकेशन ऑफ रिलीज, एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक्चुअली में अपोज करा उस एप्लीकेशन को, और कोर्ट को लगता है कि कोई ग्राउंड्स नहीं है, पर्सन गिल्टी नहीं है और वो कोई ऑफेंस भी कमिट नहीं करेगा ड्यूरिंग द बेल पीरियड। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन है कि जो भी 16 ईयर्स से कम एज के होते हैं, वुमन है, सिक है, इन्फर्म है, उनको रिलीज करा जा सकता है बेल पे, अगर स्पेशल कोर्ट सो डायरेक्ट, अगर स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करता है तो उनको रिलीज करा जा सकता है। उसमें ये प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी देना और फिर वो उसको अपोज करे, फिर कोर्ट को क्या लगता है, वो सब मैटर नहीं करता। उसके बाद में 212 सबसेक्शन 6 के ऑफेंसेस की जो कॉग्निजेंस है वो स्पेशल कोर्ट लेगा ओनली व्हेन कंप्लेंट इन राइटिंग इज मेड बाय, ठीक है, किसने कंप्लेंट करी हो राइटिंग में, कंप्लेंट इन राइटिंग इज मेड बाय डायरेक्टर एसएफआईओ, पहला डायरेक्टर एसएफआईओ, और दूसरा एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ऑफिसर होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है तो 212 सबसेक्शन 6 वाले हैं, ठीक है, उनका कब कॉग्निजेंस लिया जाएगा, जब डायरेक्टर एसएफआईओ ने कंप्लेंट करी हो या फिर किसी भी दूसरे पर्सन ने करी हो जिसको ऑथराइज करा गया हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऊपर जो हमने पढ़ा था कि कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा ऑफेंसेस कमिटेड बाय कंपनी और ऑफिसर का, ठीक है, जब तक कि कंप्लेंट नहीं आ जाती बाय आरओसी या आपका शेयर होल्डर मेंबर या पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी या पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी, दो केसेस में, ठीक है, इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी वाला और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाला, वो सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में है, जो भी आपके नॉन कॉग्निजेबल वाले हैं, बिकॉज सबसेक्शन 1 में ही हमने पढ़ा था कि जो भी सेक्शन है वो नॉन कॉग्निजेबल से रिलेटेड था, ठीक है। तो कॉग्निजेबल के केस में तो सिर्फ कब होगा, जब डायरेक्टर एसएफआईओ या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी कर रहा हो, तो ये आपको याद रखना है रिलेट करके उससे। उसके बाद में 441 सबसेक्शन 6 जो है, 441 सबसेक्शन 6 में क्या दिया, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो कौन कौन से ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, ऐसे ऑफेंस जो कि पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट ओनली और इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, वो आपके नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। उसके बाद फ्रॉड वाला सेक्शन दिया है, फ्रॉड वाले सेक्शन में क्या बोला है, फ्रॉड में बोला है आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितना पनिशमेंट का अमाउंट होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका फ्रॉड कैसा फ्रॉड है, मटेरियल फ्रॉड है या अदर फ्रॉड है, ठीक है। तो अगर मटेरियल फ्रॉड है तो मटेरियल फ्रॉड में भी फिर आप फर्दर क्या देखोगे, मटेरियल फ्रॉड में आप फर्दर देखोगे कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मटेरियल फ्रॉड किसको बोलते हैं। मटेरियल फ्रॉड बोलते हैं एक ऐसे फ्रॉड को जिसमें 10 लाख या 1% ऑफ द टर्नओवर, इसमें से जो भी कम अमाउंट है उतना अगर अमाउंट इन्वॉल्व है, 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर, इसमें से जो भी कम है अगर उतना अमाउंट इन्वॉल्व है तो वो मटेरियल फ्रॉड है। अब क्या देखना है, मटेरियल फ्रॉड अगर हो गया तो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो इम्प्रिजनमेंट होगा मिनिमम 3 साल का, मैक्सिमम 10 साल का, एंड फाइन लगेगा मिनिमम कितना, इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ फ्रॉड या मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो इम्प्रिजनमेंट होगा मिनिमम 6 मंथ्स का, मैक्सिमम 10 ईयर का, एंड फाइन लगेगा मिनिमम जो अमाउंट ऑफ फ्रॉड है, ठीक है, या मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। अगर अदर ही फ्रॉड है तो उस केस में इंप्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स का और फाइन है 50 लाख रुपीज का मैक्सिमम। तो ये आपको फ्रॉड का सेक्शन याद रखना है 447। उसके बाद में इसमें दिया है 448 दिया है फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट में क्या बोला है कि कोई भी मटेरियल स्टेटमेंट अगर आप ओमिट कर देते हो ये जानते हुए कि वो स्टेटमेंट मटेरियल है, या आप कोई भी स्टेटमेंट दे देते हो ये जानते हुए कि वो स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, तो आप लायबल हो जाओगे अंडर सेक्शन नंबर 447। उसके बाद में 449 में दिया है फॉल्स एविडेंस अगर आप देते हो इंटेंशनली, ठीक है, अगर आपने इंटेंशनली फॉल्स एविडेंस दिया, कब आपने इंटेंशनली फॉल्स एविडेंस दिया, एग्जामिनेशन ऑन ओथ पे या अफर्मेशन पे या एफिडेविट या डिपोजिशन पर, ठीक है, तो उस केस में आप पनिशेबल हो जाओगे विद इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 3 साल का, मैक्सिमम 7 ईयर्स का, एंड फाइन लग सकता है अप टू 10 लाख, ठीक है। तो दोनों चीजें होंगी, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों होगा, इम्प्रिजनमेंट में मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल, और फाइन अप टू 10 लाख, ठीक है। 449 फॉल्स एविडेंस इंटेंशनली ऑन एग्जामिनेशन ऑन ओथ और अफर्मेशन और एफिडेविट और डिस्पोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन सॉरी। उसके बाद 450 हमने जो मैंने आपको बताया था ओमनीबस क्लॉज है, ठीक है। ओमनीबस क्लॉज का मतलब जहां पर कोई भी स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दी हुई है, तो जहां पर कोई भी स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दी है वहां पे 10,000 रुपए लगेगा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 1,000 रुपीज पर डे कॉन्टिन्यूइंग फेलियर के केस में, ठीक है। उसके बाद 451 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया लिंक करके 454 कैपिटल ए के साथ, तो ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद आता है 452। 452 जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है वो कवर हम करेंगे। 453 जो है 453 में दिया है पनिशमेंट फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप गलत तरीके से प्राइवेट लिमिटेड
या लिमिटेड यूज करते हो अपने नाम के साथ, तो उस केस में आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो बोला है कि यूजिंग नेम और टाइटल कंटेनिंग लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड एज अ पार्ट देयर ऑफ विदाउट इनकॉर्पोरेटेड विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, आप इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हो विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, स्टिल यू आर यूजिंग दी टाइटल लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, तो सच पर्सन शैल बी पनिशेबल विथ फाइन ऑफ मिनिमम ₹500 एंड विच में एक्सटेंड टू ₹2000 फॉर एवरी डे टिल सच नेम और टाइटल इज यूज, जब तक आप यूज करोगे। उसके बाद में दिया है सेक्शन नंबर 403, जिसमें बोला है नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, रिटर्न्स और डॉक्यूमेंट्स। इसमें बोला है डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको सबमिट करने, रिकॉर्ड या फाइल करने हैं, वो आप सबमिट, रिकॉर्ड, फाइल करोगे विद इन द स्पेसिफाइड टाइम अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ फीस गिवन अंडर द रेलिवेंट प्रोविजन। रेलिवेंट प्रोविजन के साथ, रेलिवेंट प्रोविजन मतलब जो भी फीस वगैरह का अमाउंट है उसके साथ में आपको वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं, रिकॉर्ड या फाइल करने हैं। अगर आपने नहीं करा तो क्या होगा, तो वो बोलते हैं सबसेक्शन 1 में कि डॉक्यूमेंट अगर अंडर सेक्शन 92 या 137 वाला है और आपने उसको सबमिट, रिकॉर्ड या फाइल नहीं करा गिवन टाइम में, तो आप उसको सबमिट कर सकते हो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ जो भी स्पेसिफाइड पीरियड है, ठीक है, उस स्पेसिफाइड पीरियड की एक्सपायरी पर आप उसको क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। लेकिन आपको एडिशनल फी देनी पड़ेगी, और एडिशनल फी का अमाउंट कितना है, नॉट लेस देन ₹100 पर डे एंड डिफरेंट अमाउंट फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनी कैन बी प्रिस्क्राइब। अगर डॉक्यूमेंट अदर देन अंडर सेक्शन 92 और 137 है और वो आपने सबमिट वगैरह नहीं करा विद इन द गिवन टाइम, तो भी आप क्या कर सकते हो, सबमिट वगैरह कर सकते हो। अगेन आपको एडिशनल फी जो है वो देनी पड़ेगी, और इस केस में भी एडिशनल फी जो है वो वही है, नॉट लेस देन ₹100 पर डे, और डिफरेंट अमाउंट जो है वो डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनी के लिए प्रिस्क्राइब करा जा सकता है। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया ऑन 2 या उससे ज्यादा ओकेजन्स, यानी 2 या उससे ज्यादा बार ऐसा हो चुका है कि आपने टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने थे वो नहीं करे, तो उस केस में आप सबमिट कर सकते हो ऑन पेमेंट ऑफ हायर एडिशनल फी, और वो हायर एडिशनल फी जो है नॉट लेसर देन ट्वाइस द एडिशनल फी जो प्रोवाइडेड अंडर 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में जो फी प्रोवाइड करी गई है उसका डबल हो जाएगा, यानी नॉट लेस देन 200। ठीक है, ये आपको याद रखना है 403 में। उसके बाद में आता है आपका एक चीज, इसके अंदर एक और पॉइंट आता है इसमें कि कंपनी अगर फेल हो जाती है, डिफॉल्ट कर देती है इन सबमिटिंग और रिकॉर्डिंग और फाइलिंग, तो कंपनी और उसका ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लाइबल फॉर द पेनल्टी और पनिशमेंट इन एडिशन टू द फी और एडिशनल फी। तो जो फी और एडिशनल फी लगनी है वो तो है ही, उसके अलावा जो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा, पनिशमेंट वगैरह जो है उनको वो भी फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद लिखा है पेमेंट ऑफ एडिशनल फी जो है शेल नॉट एब्सॉल्व द कंपनी फ्रॉम द पेनल्टी और एनी अदर एक्शन प्रोवाइडेड इन द एक्ट। तो ऐसा नहीं होगा कि यार मैंने एडिशनल फी पे कर दी तो मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, एक्शन फिर भी लिया जा सकता है, बिकॉज नॉन कंप्लायंस तो हुआ है आपके पार्ट पे। ठीक है, तो टाइमली कंप्लायंस आपने नहीं करा, तो टाइमली कंप्लायंस नहीं करा उसके लिए आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। एडिशनल फी पे करके आपने दो उसको मतलब कंप्लायंस आपने कर दिया है, आपने डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी सबमिट करने की, बट स्टिल आपके अगेंस्ट एक्शन तो लिया जा सकता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 92 या 137 अगर आप करते हो, तो हमने आगे स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि एग्जम्पशंस वगैरह जो प्राइवेट कंपनी को दिए हुए हैं उनको विड्रॉ करा जा सकता है, तो वो तो आपने एडिशनल फी पे कर दिया उसके बाद भी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में दिया है रोल ऑफ सीएस। रोल ऑफ सीएस में बोला है कि टू एंश्योर टाइमली कंप्लायंसेस और रिप्रेजेंटेशन बिफोर सॉरी रिप्रेजेंटेशन बिफोर आरओसी, आरडी, एनसीएलटी, देन टू डेवलप अ रोबस्ट इंटरनल कंप्लायंस सिस्टम, डिटेल्स ऑफ कंप्लायंस एंड लैप्सेस वगैरह इसमें आ जाएगा। ठीक है, टू इनिशिएट कंपाउंडिंग प्रोसीजर इन इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस and to avoid the recurrence of such non-compliances, then to ensure timely and appropriate disclosure to penalties or compounding offenses or action by any authorities। पीसीएस जो भी कवर्ड है अंडर 447 उसको इंश्योर करना है कि दे आर नॉट सर्टिफाइंग एनी रिटर्न्स और इशूइंग रिपोर्ट विच कंटेन्स एनी फॉल्स सर्टिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन और ओमिट्स एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स। तो ये सब चीजें रोल ऑफ सीएस के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हाइलाइट्स ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 दिया हुआ है, जिसमें बोला इंट्रोडक्शन ऑफ ई एजुकेशन करा गया है, देन इंट्रोडक्शन ऑफ सेटलमेंट ऑफ सिविल मैटर्स वेयर इन कंपनी और उसके ऑफिसर्स वॉलंटरीली एक्सेप्ट कर सकते हैं डिफॉल्ट को और सेटल कर सकते हैं सेम ऑन सच टर्म्स एज अग्रीड अपॉन बिटवीन कंपनी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट और आरओसी, जैसा कि सेबी के केस में इंट्रोड्यूस ऑलरेडी करा जा चुका है सेटलमेंट। देन डीक्रिमिनलाइज्ड प्रोसीजरल और टेक्निकल डिफॉल्ट्स, रिड्यूस्ड पेनल्टीज फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी टू हाफ द अमाउंट पेबल बाय नॉर्मल कंपनी, देन एक्सपांडिंग द jurisdiction ऑफ आरडी फॉर कंपाउंडिंग ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, एंड डिसअलाउइंग द बेनिफिट्स टू डिफॉल्टिंग कंपनीज। तो ये कुछ हाइलाइट्स जो है वो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के इसमें दिया, आप एक बार इसको बस दिमाग में रख करके चलना है, दे कैन आस्क यू कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 की कुछ हाइलाइट्स बताओ। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 435 इसमें दिया है, इसमें बोला है ओनली स्पेशल कोर्ट कैन प्रोसिक्यूट एंड ट्राई द ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट। सबसेक्शन 1 में लिखा है सीजी स्टैब्लिश कर सकता है स्पेशल कोर्ट को फॉर स्पीडी ट्रायल। सबसेक्शन 2 में लिखा है स्पेशल कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ सिंगल जज
जो कि सेशन जज या एडिशनल सेशन जज होगा अगर इम्प्रिजनमेंट 2 साल या उससे ज्यादा का इन्वॉल्व है, और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हर एक दूसरे ऑफेंस के लिए ना, एवरी अदर ऑफेंस के लिए। और दोनों ही, ठीक है, चाहे वो सिंगल जज हो या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जेएमएफसी वाला केस हो, ठीक है। अपॉइंट कौन करेगा इनको? सीजी अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अंडर विच जज टू बी अपॉइंटेड इज वर्किंग। जिस भी हाई कोर्ट के अंडर वो जो जज है जिसको आप अपॉइंट करने वाले हो या अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर करे वो काम कर रहा है, उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके साथ कंसल्ट करके सीजी जो है वो अपॉइंटमेंट करेगा। उसके बाद 436 इसमें दिया है, 436 सबसेक्शन 1 में बोला है ए वाला जो पॉइंट है उसके अंदर, उसमें बोला है ऑल दी ऑफेंसेस, ठीक है, वो कौन सी स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगी? स्पेशल कोर्ट ऑफ द एरिया इन विच आरओ ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, वो ट्राई करेगी। और अगर एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है तो हाई कोर्ट बताएगा कि कौन सी वाली स्पेशल कोर्ट के पास आपको जाना है। देन पर्सन अक्यूज्ड फॉरवर्डेड टू अ मैजिस्ट्रेट, तो उस केस में डिटेंशन पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है तो 15 दिन हो सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है तो 7 दिन हो सकते हैं। मैजिस्ट्रेट अगर कंसिडर करता है कि डिटेंशन जो है वो अननेसेसरी है तो वो उसको फॉरवर्ड कर सकता है टू द स्पेशल कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, डिटेन नहीं करेंगे और उसको सीधे फॉरवर्ड कर देंगे। देन सी में लिखा है कि एससी में एक्सरसाइज सेम पावर्स एज दैट ऑफ मैजिस्ट्रेट। एंड डी के अंदर लिखा है कि स्पेशल कोर्ट जो है वो पुलिस रिपोर्ट पे या कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले सकती है ऑफेंस का विदाउट द ट्रायल ऑफ द अक्यूज्ड। तो बिना अक्यूज्ड को कमिट करे टू द ट्रायल भी स्पेशल कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकती है, बट ऐसा कब हो सकता है? पुलिस रिपोर्ट के केस में या कंप्लेंट के केस में, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 2 में बोला है कि स्पेशल कोर्ट जो है वो ट्राई कर सकती है ऑफेंस को ऑफ एनी अदर एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केस स्टडी, कि स्पेशल कोर्ट ट्राई कर सकती है ऑफेंस ऑफ एनी अदर एक्ट, यानी कि कंपनीज एक्ट के नहीं किसी और ही एक्ट में अगर है कवर वो, तो उस भी ऑफेंस को हम ट्राई कर, उस ऑफेंस को भी हम ट्राई कर सकते हैं व्हाइल ट्राइंग द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच इज पनिशेबल अंडर सीआरपीसी। बट जो भी वो दूसरा वाला ऑफेंस है, यानी जो भी ऑफेंस है दूसरे एक्ट में, वो पनिशेबल होना चाहिए अंडर सीआरपीसी। तो अगर वो पनिशेबल अंडर सीआरपीसी है तो हम उसको जो इस एक्ट में हम ऑफेंस ट्राई कर रहे हैं उसी के साथ क्लब करके क्या कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं, उसका ट्रायल भी साथ में हो सकता है। सबसेक्शन 3 के अंदर भी कुछ पॉइंट्स है, उसमें बोला है सबसे पहले कि एससी जो है ना स्पेशल कोर्ट जो है वो ट्राई कर सकती है ऑफेंस को इन्वॉल्विंग इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 इयर्स समरी वे में। अगर समरी वे में आप करते हो तो कन्विक्शन मैक्सिमम 1 साल का आप दे सकते हो। और अगर ये लगता है एससी को कि ड्यूरिंग द ट्रायल, ठीक है, या एट द स्टार्ट ऑफ द समरी ट्रायल, अगर एससी को अगर लगता है कि इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ज्यादा का देना पड़ेगा, ठीक है, या किसी भी दूसरे कारण से समरी वे में इस ऑफेंस को ट्राई नहीं करना चाहिए, तो एससी जो है वो क्या कर सकता है? आफ्टर हियरिंग द कंसर्न पार्टी को सुनने के बाद में प्रोसीड कर सकता है विद द केस अंडर रेगुलर ट्रायल। जैसे रेगुलर ट्रायल होता है वैसे ही फिर उसका भी ट्रायल होगा। तो किन केसेस में समरी ट्रायल जो है वो रेगुलर ट्रायल में बदल जाएगा वो भी आपको ध्यान रखना है। किन ऑफेंसेस को लेकर के समरी ट्रायल हो सकता है वो आपको याद रखना है। मैक्सिमम कितना पनिशमेंट उसमें मिल सकता है ये आप ध्यान रखोगे। और जो सबसेक्शन 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि एससी ट्राई कर सकता है ऑफेंसेस को ऑफ एनी अदर एक्ट व्हाइल ट्राइंग द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट व्हिच इज पनिशेबल अंडर सीआरपीसी। उसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 441 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि कंपाउंडिंग से रिलेटेड बातें करते हैं। तो पहले तो उन्होंने कैटेगराइजेशन दिया है ऑफेंसेस का। तो जो भी फर्स्ट 3 आपको दिख रहे हैं वो कंपाउंडेबल है। वो कौन कौन से? फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। और जो लास्ट के दोनों है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन और इम्प्रिजनमेंट ओनली, वो नॉन कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल में आरडी के पास जाता है अगर फाइन मैक्सिमम 25 लाख तक का है, एनसीएलटी के पास जाता है अदर केसेस में। और नॉन कंपाउंडेबल तो गो थ्रू द ट्रायल इन द स्पेशल कोर्ट। 441 की लैंग्वेज क्या है? तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी 1973 एनी ऑफेंस अदर देन दी वन पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ओनली और इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, वो आइदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन कंपाउंड करा जा सकता है। कौन कंपाउंड कर सकता है? ट्रिब्यूनल कर सकती है अगर फाइन 25 लाख से ज्यादा का है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट है, या फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ है। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन अगर ₹25 लाख का है तो कौन कर सकता है? आरडी कर सकता है या कोई भी दूसरा ऑफिसर जो कि सीजी जिसको अथॉरिटी दे दे। ऑन पेमेंट ऑफ सच सम एज द ट्रिब्यूनल और आरडी और एनी अदर ऑफिसर में स्पेसिफाई। अच्छा, स्पेसिफाइड सम जो होगा वो एक्सीड नहीं करेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन को जो कि इंपोज करा जा सकता है उस ऑफेंस के लिए। तो ऑब्वियसली जो एक्ट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन दिया है उससे ज्यादा का आप स्पेसिफाइड सम कंपाउंडिंग के वक्त नहीं ले सकते, वरना कंपाउंडिंग का जो लॉजिक है वही क्या हो जाता है? डिफीट हो जाता है, पर्पस ही डिफीट हो जाता है। अगर मेरे को जितना फाइन प्रिस्क्राइब्ड है उतना ही कंपाउंडिंग का भी अमाउंट पे करना है तो मैं कंपाउंड ही क्यों करवाऊंगा, राइट? तो स्पेसिफाइड फम जो भी सम होगा, सॉरी, स्पेसिफाइड सम जो है इट शिल नॉट एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फाइन विच में बी इम्पोज्ड फॉर द ऑफेंस सो कंपाउंडेड। देन उसके बाद में एडिशनल फी जो आप पे करते हो अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 403 जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो भी कंसिडर करी जाएगी जब हम ये स्पेसिफाइड अमाउंट जो आपको कंपाउंडिंग पे करना है वो डिसाइड कर रहे होंगे।
अच्छा, नो कंपाउंडिंग इफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द कंपनी और ऑफिसर इज इनिशिएटेड और पेंडिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं ये नहीं बोल रहा प्रोसिक्यूशन, ठीक है, बिफोर और आफ्टर द प्रोसिक्यूशन तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर सारे सेक्शन पढ़ चुके हैं इन्वेस्टिगेशन के, तो अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है अगेंस्ट द कंपनी या ऑफिसर, उस केस में कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही है तो कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केस स्टडी को अगर मैं देखूं कि केस स्टडी आ सकती है क्या इसके ऊपर, द आंसर इज यस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नो कंपाउंडिंग अगर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द कंपनी और ऑफिसर इनिशिएटेड और पेंडिंग। देन उसके बाद नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 shall apply to an offense which is committed within a period of 3 years from the date on which similar offense was compounded under this section। तो अगर एक ऑफेंस को आपने कंपाउंड करवाया और फिर वहां से 3 साल के अंदर अंदर आपने उसी तरीके का दोबारा से ऑफेंस कर दिया तो उसकी कंपाउंडिंग नहीं करी जाएगी। हाँ, अगर आप 3 साल के बाद कमिट करते हो तो सेम शेल बी डीम टू बी फर्स्ट ऑफेंस और वो फिर कंपाउंड करा जा सकता है। उसके बाद कैसे होगा, तो एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंडिंग आपको आरओसी को देनी है, आरओसी वो फॉरवर्ड करेगा एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अपने कमेंट्स टू द कंसर्न अथॉरिटी। कंसर्न अथॉरिटी का मतलब आरडी हो सकता है, एनसीएलटी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो फाइन कितना इन्वॉल्व है या इंप्रिजनमेंट है उसमें या नहीं है। और व्हेन द ऑफेंस इज कंपाउंडेड, जो आरओसी है आप उसको इंटीमेशन दोगे 7 दिन के अंदर अंदर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जब से कंपाउंडिंग हो जाएगी वहां से 7 दिन के अंदर अंदर आप आरओसी को बताओगे। कंपाउंडिंग हो जाने के बाद में कोई भी प्रोसिक्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं करा जाएगा इन रिलेशन टू दी ऑफेंस बाय आरओसी या कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी। अब इसमें आप देखोगे कि मेंबर कवर नहीं है, ठीक है, और इसके अंदर आपका वो सेबी वाला पॉइंट भी जो है वो कवर नहीं है। तो यहां पर मैंने एक नोट इसलिए डाला हुआ है कि प्रोसिक्यूशन कैन बी ब्रॉट इन बाय पर्सन अदर देन दोज स्पेसिफाइड अबव, क्योंकि यहां पर सिर्फ 3 ही कवर है, ठीक है। उसके बाद इफ कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन हो जाने के बाद में अगर कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस तो सेम शेल बी ब्रॉट बाय आरओसी इन राइटिंग टू द नोटिस ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट को बताना तो पड़ेगा ना कि ये जो केस आप आपके सामने जिस केस का प्रोसिक्यूशन चल रहा है इसकी ऑलरेडी कंपाउंडिंग हो चुकी है, तो वो कौन बताएगा, आरओसी बताएगा, ठीक है, इन राइटिंग टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट एंड द ऑफिसर और कंपनी जो है वो क्या कर दी जाएंगी, डिस्चार्ज कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने एक और नोट लिखा है जिसमें बोले कि अगर बिफोर प्रोसिक्यूशन हुआ तो कंपनी बताएगी आरओसी को 7 दिन के अंदर अंदर, और अगर आफ्टर प्रोसिक्यूशन हुआ तो कंपनी आरओसी को बताएगी 7 दिन के अंदर अंदर, फिर आरओसी किसको बताएगा, कोर्ट को बताएगा। बट आरओसी कितने टाइम में कोर्ट को बताएगा इसको लेकर के कोई भी टाइम लिमिट जो है वो स्पेसिफाई नहीं करी गई है। उसके बाद में ट्रिब्यूनल और आरडी जो है या दूसरा जो भी अथॉरिटी है जिसको ऑथराइज करा जाए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट while dealing with the compounding application may direct the company to complete all the filings in accordance with section number 403। तो ऐसा बोल सकते हैं कि पहले आप 403 की जो भी आपकी पेंडिंग फाइलिंग वगैरह है वो कंप्लीट करो, उसके बाद ही में हम क्या करेंगे, कंपाउंडिंग के एप्लीकेशन को एंटरटेन करेंगे, अदरवाइज हम एंटरटेन करने वाले नहीं है। उसके बाद लिखा है ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय फेल्स टू कंप्लाई विद ऑर्डर मेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी इन सबसेक्शन 4, अगर सबसेक्शन 4 में जो बोला गया है डायरेक्शन जो दिया गया उससे फेल हो जाते हैं कंप्लाई करने में, तो शेल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन अप टू 1 लाख और बोथ। देन ऑफेंसेस कौन से कंपाउंडेबल नहीं है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो सबसेक्शन 6 में दिए। और सबसेक्शन 7 में लिखा है कि ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन वो कंपाउंडेबल होंगे इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन ओनली एंड नॉट एज पर एनी अदर लॉ और सेक्शन। तो किसी और सेक्शन किसी और लॉ में वो कंपाउंड नहीं होंगे, सिर्फ इसी सेक्शन में होंगे, और इसी सेक्शन में जिस तरीके से बताया गया है कंपाउंडिंग कैसे होनी है उसी तरीके से वो कंपाउंड करे जाएंगे, किसी और तरीके से नहीं करे जाएंगे। उसके बाद में परमिशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट अब आपको चाहिए है क्या, तो पहले चाहिए होती थी, अब आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, परमिशन लेने की स्पेशल कोर्ट की फॉर द पर्पज ऑफ कंपाउंडिंग। अच्छा, उसके बाद इसमें डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन 441 एंड 454, ठीक है, 441 और 454 के बीच में क्या दिया है डिफरेंस दिया, 454 इज विद रिस्पेक्ट टू एडजुडिकेशन, 441 इज रिलेटेड टू कंपाउंडिंग। तो इसमें सबसे पहले बोला है कि एडजुडिकेशन का जो ऑर्डर होता है वो अपीलेबल होता है, बट जो कंपाउंडिंग का ऑर्डर होता है वो अपीलेबल नहीं होता है यूजुअली, बट कैन बी अपीलेबल इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। उसके बाद जो भी एडजुडिकेशन आपका ऑर्डर है यानी 454 जो है, 454 इज आर्बिट्री इन नेचर, लेकिन 441 में तो क्या अथॉरिटीज और जो भी कंसर्न पर्सन है वो साथ में मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं कि यार कैसे अपने को क्या बोलते हैं कितना अमाउंट देकर के आप बेसिकली कंपाउंड कर रहे हो। तो इट इज बेस्ड ऑन कंसेंसस, 441 इज बेस्ड ऑन कंसेंसस, 454 इज आर्बिट्री इन नेचर। देन 454 में पावर इज विद आरडी, 441 में डिपेंड करता है कि आरडी के पास होगी या एनसीएलटी के पास होगी, डिफरेंट अथॉरिटीज के पास है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा ऑन फाइन या इंप्रिजनमेंट, राइट, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद में नो थ्रेशोल्ड मॉनेटरी लिमिट स्टिपुलेटेड फॉर एक्सरसाइजिंग दी पावर फॉर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कब करेगा एक्सरसाइज उसके लिए कोई मॉनेटरी लिमिट वगैरह नहीं दी है, बट कंपाउंडिंग में मॉनेटरी लिमिट दी है कि 25 लाख तक का फाइन है तो आरडी के पास उससे ज्यादा है तो एनसीएलटी के पास। उसके बाद देयर इज नो इंटरवल कंसेप्ट इन एडजुडिकेशन, इंटरवल कंसेप्ट का मतलब है वो 3 साल वाली चीज जो हमने पढ़ी कि अगर आप 3 साल के अंदर अंदर ही दोबारा से एक और ऑफेंस कर देते हो तो फिर वो कंपाउंड नहीं होगा,
लेकिन अगर आप 3 साल बाद करते हो तो कंपाउंडिंग हो जाएगी, ठीक है, बट ऐसा कोई भी ऑफेंस, मतलब ऐसा कोई भी टाइम पीरियड एडजुडिकेशन के अंदर नहीं दिया हुआ है। उसके बाद में रूल्स बनाए हुए हैं एडजुडिकेशन के लिए, ठीक है, कंपनीज एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज रूल्स 2014 जो हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और कंपाउंडिंग के लिए ऐसे कोई भी रूल्स वगैरह नहीं है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हो, बट हाँ अगर एनसीएलटी के पास आपका केस जाता है तो उसमें जो एनसीएलटी के रूल्स हैं, ठीक है, 2016 एनसीएलटी के जो 2016 में जो रूल्स आए थे वो उस केस में एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद एडजुडिकेशन कैन बी इनिशिएटेड अलॉन्ग विद इन्वेस्टिगेशन, आपका इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ एडजुडिकेशन चल सकता है। लेकिन कंपाउंडिंग हमने क्या पढ़ा है कि इन्वेस्टिगेशन अगर इनिशिएट या पेंडिंग इनिशिएट कर दी गई या पेंडिंग है तो उस केस में कंपाउंडिंग जो है वो नहीं हो सकती। देन हियरिंग इज मैंडेटरी इन केस ऑफ एडजुडिकेशन, हमने देखा था कि ड्यूटी बनती है आरओसी की कि वो आरडब्ल्यूबीएच दे, ठीक है, लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपको डिफरेंस में ध्यान में रखना। इसके बाद में इसके अंदर दिया है कि एडजुडिकेशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। तो सेक्शन 454 सबसेक्शन 4 प्लस रूल 3 ऑफ कंपनीज एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज रूल्स 2014 जो है वहां पे ये चीज लिखी है। इसमें बोला है कि सबसे पहले अपॉइंटमेंट होगा ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होगा? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ आरओसी फॉर एडजजिंग द पेनल्टी। उसके बाद इशू करा जाएगा शो कॉज नोटिस। तो बिफोर दिस, यानी कि पेनल्टी एडजज करने के पहले एओ जो है वो इशू करेगा रिटर्न नोटिस टू द कंपनी, ओआईडी या एनी अदर पर्सन टू शो कॉज विद इन अ पीरियड ऑफ 15 to 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस दैट व्हाई पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन इट और हिम। क्यों पेनल्टी इंपोज नहीं करी जानी चाहिए, उसका कॉज आप शो करो, रीजन शो करो, ठीक है। उसके बाद में डिटेल्स इन एससीएन क्या क्या होगी? नेचर ऑफ द नॉन कंप्लायंस और डिफॉल्ट, रेलेवेंट पैनल प्रोविजन और मैक्सिमम पेनल्टी। देन रिप्लाई करना है तो रिप्लाई इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही करना है। और रिप्लाई के लिए जो पीरियड उन्होंने दिया है वो मतलब जितना 15 से 30 डेज वाला जो बोला है उन्होंने, 15 से 30 डेज में आपको ऑब्वियसली रिप्लाई करना है, जितना भी आपको नोटिस में स्पेसिफाई करा जाएगा वो, ठीक है। बट हाँ नोटिस में जो भी पीरियड स्पेसिफाई करा जाएगा रिप्लाई करने का वो 15 दिन से कम नहीं हो सकता, 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता बेसिकली। तो वो रेंज दी हुई है कि 15 से 30 दिन का तो आपको समय मिलना है। अब उसको भी एक्सटेंड करा जा सकता है मैक्सिमम 15 डेज से अगर आप सफिशिएंट कॉज शो कर देते हो। उसके बाद रिप्लाई के बाद क्या होगा? तो रिप्लाई के बाद अगर एओ इज ऑफ द ओपिनियन दैट फिजिकल अपीयरेंस इज रिक्वायर्ड तो वो नोटिस इशू करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई, फिक्सिंग अ डेट फॉर अपीयरेंस यानी पर्सनल प्रेजेंस। एंड पर्सन डिजायर टू मेक ओरल रिप्रेजेंटेशन तो एओ जो है वो भी अलाउ कर सकता है। हियरिंग डेट पे एओ जो है वो पास करेगा ऑर्डर इन राइटिंग एज ही थिंक्स फिट, इंक्लूडिंग ऑर्डर फॉर एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का ऑर्डर भी पास हो सकता है हियरिंग डेट पे। आफ्टर हियरिंग एओ जो है मे रिक्वायर द कंसर्न पर्सन टू सबमिट हिज रिप्लाई इन राइटिंग ऑन इश्यूज रेलेवेंट फॉर डिफॉल्ट। बोला जा सकता है कि आप अपना रिप्लाई जो है वो सबमिट करो जो भी रेलेवेंट इश्यूज हैं डिफॉल्ट को लेकर के उसके ऊपर। टाइम लिमिट फॉर ऑर्डर क्या है? तो 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, जहां पर फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब ये 30 डेज कब से काउंट होने हैं? तो फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ पीरियड जो मेंशन्ड है अंडर आपका रूल सब रूल 2 जो है, सब रूल 2 में जो हमने टाइम पीरियड पढ़ा 15 से 30 डेज वाला जो भी होगा वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको पास करना है अगर फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और 90 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस अंडर सब रूल 2, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस अंडर सब रूल 2, ठीक है, 90 डेज वेयर फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। फिजिकल प्रेजेंस के केस में 90 डेज होगा, बट 90 डेज काउंट कहां से करोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस अंडर सब रूल 2। और 30 डेज कहां से काउंट हो रहा था? फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ पीरियड जो मेंशन यानी रिप्लाई का जो टाइम आपको दिया है उन्होंने, ठीक है, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। इफ पास्ड आफ्टर द गिवन पीरियड, अगर गिवन पीरियड के बाद पास करा जाता है तो रीजन शेल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड ऑर्डर शेल नॉट बी इनवैलिड। आप रीजन रिकॉर्ड करोगे राइटिंग में और ऑर्डर पास कर दोगे, ठीक है, और वो जो ऑर्डर आप पास करोगे वो इनवैलिड नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ऑर्डर डेटेड एंड साइंड होने वाला है एंड सेंड कॉपी टू द कंसर्न कंपनी एंड अपलोड ऑन वेबसाइट। कॉपी कंसर्न कंपनी को भेज देंगे, कंसर्न पार्टीज को भेज देंगे और वेबसाइट पे भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में फैक्टर्स क्या कंसिडर करे जाएंगे फॉर एडजस्टिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी? तो साइज ऑफ द कंपनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। साइज ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय द कंपनी, इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट, नेचर ऑफ डिफॉल्ट, रिपीटेशन ऑफ डिफॉल्ट, अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेट गेन एंड अमाउंट ऑफ लॉस। देन पेनल्टी टू बी पेड थ्रू एमसीए पोर्टल, आपको पेनल्टी पे करनी है एमसीए पोर्टल के थ्रू। और जो भी पेनल्टी का अमाउंट आप पे करोगे, जो भी सम्स वगैरह पे करने वाले वो सब क्रेडिट हो जाएगा कहां पे? टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देन सर्कमस्टांसेस अंडर विच एडजुडिकेशन अंडर 454 कैन बी ऑर्डर्ड। इसमें बोला डिफॉल्ट या नॉन कंप्लायंस अगर होता है ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या डिफॉल्ट, उसके बाद बोला कि डिफॉल्ट जो है वो असर्टेन करा जाएगा, नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस जो है वो आइडेंटिफाई करा जाएगा बाय द कंसर्न्ड ऑफिस ऑफ द आरओसी और फ्रॉम द इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन और फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट या सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। एंड एडजुडिकेशन के पहले आपको ये जरूर समझ लेना है, मतलब ऑफिसर को बोला जा रहा है कि आपको ये जरूर समझ लेना है कि पेनल्टी लगेगी या फाइन लगेगा उस केस में, ठीक है। तो ये एक चीज है इसके अंदर। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? पेनल्टी इंपोज कर सकते
हो। तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद में who ordered the adjudication proceeding under 454, can the ROC himself order, in which case can the CG appoint him as the adjudicating officer। तो इसमें बोला है either ROC can order if non compliances जो इसको पता चल जाते हैं, कैसे पता चल जाते हैं, on the scrutiny of document, या based on any report on inspection or investigation, या on the qualification made by the statutory या secretarial auditor in their report। तो based on एनी ऑफ द थ्री, ठीक है, आरओसी जो है वो ऑर्डर कर सकता है। आरओसी जो एक्ट कर रहा है एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, वो इनिशिएट नहीं कर सकता है एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग हिमसेल्फ। द प्रोसीडिंग वुड बी इनिशिएटेड बाय एनी अदर इंडिपेंडेंट ऑफिसर। तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि जिस भी आरओसी ने आइडेंटिफाई करा है ऑफेंस को, वही एडजुडिकेशन जो है वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं करेगा, ठीक है। मीनिंग नॉट टू अपॉइंट एन ऑफिसर हु आइडेंटिफाइड द वायलेशन एज द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। किसी और व्यक्ति को आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है उसके तौर पे अपॉइंट करोगे, जिसने आइडेंटिफाई करा है गलत काम को, आप उसको अपॉइंट नहीं करोगे। तो ये भी एक केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 441 वर्सेस 454 यहाँ पे दिया है, तो उसमें बोला है कि ये दोनों ही इंडिपेंडेंट सेक्शन है, ठीक है। ओवरराइडिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है इनका कि 441 ओवरराइड कर रहा हो 454 को या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी को ओवरराइड नहीं कर रहा। दे ऑपरेट कॉन्करेंटली एंड नॉट पैरेलली, कैन नॉट ऑपरेट साइमल्टेनियसली, दैट इज वन एट अ टाइम कुड बी देयर। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एडजुडिकेशन भी हो रहा है, कंपाउंडिंग भी हो रही है। एडजुडिकेशन है तो कंपाउंडिंग नहीं होगी, कंपाउंडिंग है तो एडजुडिकेशन नहीं होगा, ठीक है। एओ कैन नॉट कंपाउंड, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कंपाउंडिंग नहीं कर सकता, पहली चीज। अंडर 454 एओ जो है वो सिर्फ डिसाइड कर सकता है क्वांटम ऑफ पेनल्टी एंड कैन नॉट लुक आफ्टर द मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ द केस। तो मेरिट्स डीमेरिट्स में वो नहीं घुसेगा, वो सिर्फ क्वांटम ऑफ पेनल्टी क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। एंड पावर ऑफ आरडी और एनसीएलटी अंडर 441 इज मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव नेचर, यानी दे हैव अ ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की कंपाउंडिंग करना या नहीं करना। उसके बाद एक पॉइंट इसमें कि कैन एडजुडिकेशन बी ऑर्डर्ड अंडर 454 इफ कंपाउंडिंग एप्लीकेशन इज पेंडिंग अंडर सेक्शन 441। तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया यार कि अगर कंपाउंडिंग चल रही है तो एडजुडिकेशन नहीं हो सकता, एडजुडिकेशन है तो कंपाउंडिंग नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन पेंडिंग है तो जो भी रेलिवेंट अथॉरिटी यानी जो भी आरडी या एनसीएलटी है, अगर वो ड्रॉप करने को रेडी है कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन, ठीक है, तो फिर उसके बाद में ऑब्वियसली क्या हो सकता है, एडजुडिकेशन जो है वो रन कर सकता है। तो इन सच अ केस 454 विल ऑब्वियसली नॉट कम इनटू प्ले, ठीक है। स्टार्टिंग में तो अपेरेंटली तो वो प्ले में नहीं आएगा, बट आरओसी जिसने फॉरवर्ड करा था कंपाउंडिंग एप्लीकेशन, उसको डायरेक्शन लेने किसके, आरडी और एनसीएलटी के। अगर आरडी और एनसीएलटी अग्री कर जाते हैं टू एडजुडिकेशन बट हैव टू साइट प्रॉपर रीजन फॉर ओवरराइडिंग द कंपाउंडिंग एप्लीकेशन, अगर आरडी और एनसीएलटी अग्री कर जाते हैं कि यार हाँ चलो इस केस में एडजुडिकेशन होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, वो कंपाउंडिंग की जो एप्लीकेशन है वो ड्रॉप कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर रीजन देने पड़ेंगे कि व्हाई यू आर ड्रॉपिंग दी एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग, ठीक है। और उसके बाद में कैसे देना है, बाय वे ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर, यानी बैक्ड बाय प्रॉपर रीजन, एक ऐसा ऑर्डर जो कि बैक्ड होता है बाय प्रॉपर रीजन। अच्छा, दिस डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड बिफोर दी आरडी बाय द एप्लीकेंट। अगर ऐसा होता है कि आरडी और एनसीएलटी ने कंपाउंडिंग एप्लीकेशन ड्रॉप कर दी, तो उनका ये जो डिसीजन है क्या उसके खिलाफ चैलेंज जो है वो मतलब उस डिसीजन को चैलेंज करा जा सकता है। द आंसर इज यस, चैलेंज करा जा सकता है। जो भी कंसर्न आरडी है आप उसके सामने जा करके अपील कर सकते हो या उसको चैलेंज कर सकते हो। तो ये पूरा जो है ये आपको याद रखना है कंपनीज एक्ट के अंदर। इसके साथ आपका कंपनीज एक्ट जो पोर्शन है चैप्टर नंबर 6 का वो कंप्लीट हो जाता है। I hope this video helped you in the revision of the provision discussed and get better understanding of the provision. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.